हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और उसके डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की और किस किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। देखो, कल हमारे पास जो फॉर्मूला आया था काइनेटिक एनर्जी का, वो था 3/2 एन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि यहां से हमें पता चलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एंटायरली सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि हर किसी भी गैस के लिए फिक्स होने वाला है और उस गैस के लिए नंबर ऑफ मोल भी फिक्स होने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग हमने एक और फॉर्मूला लिखा था 3/2 P। क्लियर? तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास किसकी काइनेटिक एनर्जी है? देखो, n मोल पार्टिकल्स की, यानी कि कोई भी गैस जिसके नंबर ऑफ मोल्स कितने n है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल गैस, जिसके कितने मोल्स है? n मोल गैस है, n मोल है गैस का। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ गैस है, जो भी आप लिखना चाहो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ गैस है। गैस के कितने मोल है? n मोल है। अगर मैं इसको 1 मोल के लिए लिखना चाहूं तो n इक्वल टू कितना लिख दिया जाएगा? 1 लिख दिया जाएगा, क्योंकि किसके लिए? n मोल के लिए। 1 मोल के लिए लिखना चाहे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम लिखे हैं 3/2 RT, और आपको कहीं पर ऐसा लिखा हुआ दिखता है तो इसका मतलब है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, किसकी काइनेटिक एनर्जी? 1 मोल गैस की है। अगर हमसे कोई पूछ, देखो ये 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, किसकी? 1 मोल की। अगर कोई मुझसे पूछे 1 मॉलिक्यूल की, देखो, क्योंकि हमें पता होता है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 मोल हैज अ मॉलिक्यूल्स, आपको पता है वो होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 20। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? ठीक है, तो हमसे कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि 1 मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं n, एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास किसकी काइनेटिक एनर्जी है? 1 मोल की। उस 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर मैं उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे किसकी एनर्जी मिल जाएगी? 1 मॉलिक्यूल्स की। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 R। ठीक है, तो हमारे पास, हमें पता है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हमें 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी चाहिए और इसे हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर से हम क्या करेंगे? इस वाली जो एनर्जी उसको डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? R/Na इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे R/Na को एक नई टर्म बोला जाता है K। K इज इक्वल टू होता है R/Na, और इस K को बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो यहां पर से हमारे पास ये जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? 3/2 kT, या केवी भी मिल जाएगा आपको, केवल लिखा हुआ बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो ये जो एनर्जी आई वो किसकी आई है? 1 मॉलिक्यूल की, यानी कि 1 मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी रखता है। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी। तो आपसे किसी की भी एनर्जी पूछे तो आप बता सकते हो। आपसे n मोल गैस की एनर्जी पूछे तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आपसे अगर 1 मोल गैस की एनर्जी पूछे तो आप ये लिख सकते हो। आपसे अगर 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी पूछे तो आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, या फिर आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। ये जो केवी होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.38 इंटू 10 की पावर -23। क्लियर? तो आप यहां पे से भी इसे लिख सकते हो। तो ये सारी एनर्जी की फॉर्म आ गई। अब हम इसी के आगे थोड़ा बात करते हैं। मैंने VRMS तो आपको बता दिया था कि VRMS का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? 3RT/m0। ये भी शायद मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें मैंने ये भी बता दिया था, फर्स्ट
कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो VRMS स्पीड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट था, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट है देन प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो हम VRMS स्पीड के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बताया देन P इंक्रीज। अगर क्या हमारे पास T कांस्टेंट है देन P इंक्रीज, देन VRMS remains कांस्टेंट। ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक, मैंने आपको बताया भी था VRMS का एक और फॉर्मूला होता है 3P/ρ। तो अगर हम टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं तो जिस रेट से हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं उसी रेट से क्या बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ता है। तो इन दोनों का रेशियो में से क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और VRMS में कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें आपसे केवल पूछी जा सकती है। अब बच्चों इसी में हमें दो टाइप की और स्पीड्स पढ़नी होती है। जैसे कि हमने इस बॉक्स के अंदर बात करी थी, उस बॉक्स के अंदर हमने बात करी कि जो मॉलिक्यूल्स है गैस के, वो वॉल के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो हमने कैलकुलेट किया। वो प्रेशर आया था P = 1/3 ρ VRMS का स्क्वायर, ये आया था। वहां से हमने RMS स्पीड की बात की। RMS स्पीड इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में जब हम फॉर्मूला लिखते थे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, तो वो क्या आया था हमारे पास, वो था हमारे पास 3/2 1/2 VRMS का स्क्वायर। क्योंकि जब हमने काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया ना, तो वहां पर हमें किसकी जरूरत थी, VRMS स्पीड की जरूरत थी। ठीक है, इसीलिए हमने प्रेशर में VRMS जो प्रेशर कैलकुलेट किया उसमें VRMS स्पीड को कैलकुलेट किया था। ठीक है, यहां पे हमें ये पता चलता है। तो उसी तरीके से अब हमें उस गैस के मॉलिक्यूल्स की दो टाइप की स्पीड और डिफाइन करनी होती है। एक होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एक होती है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने VRMS के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं थोड़ा समझना। उसका डेरिवेशन हमारी बुक में नहीं है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊं कि वो डेरिवेशन आता कहां से। पूरा डेरिवेशन तो नहीं बता पाऊंगा मैं भी, क्योंकि काफी लेंथी प्रोसेस है उसका जनरेट करने का, लेकिन एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के थ्रू हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम करते हैं हम लोग। और दूसरी बात बच्चों, मैं इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करवा रहा हूँ अभी। मैं सोच रहा हूँ एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग इस चैप्टर की, और फिर इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें फिर हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करवा दूंगा। वैसे अभी तक जो पढ़ाया मैंने VRMS वगैरह, इनमें से कोई टफ न्यूमेरिकल बनता नहीं है, सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रेशियो पूछ लेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दो गैस दे दी, उनके लिए क्या रेशियो होगा, टेम्परेचर अलग अलग है तो। और एक और चीज जो है इसमें इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, कि जब भी हम मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू पुट करेंगे तो उसे हम लोगों को किस में पुट करना है, kg/mol में, ग्राम/मोल में पुट नहीं करना है। तो देखो, हम लोगों को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड समझने के लिए कर्व गिवन होता है, उस कर्व के बारे में थोड़ा सा जानना होता है। उस कर्व की हेल्प से हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कर्व दिया है, उस कर्व को बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, देखो तो ये कर्व किस तरीके से है। इस तरफ है dN/dv और इस तरफ है v, और v यहां पर स्पीड है। ध्यान रखना बच्चों, मैं यहाँ पे स्पीड की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो कर्व देखा गया वो कुछ इस तरीके से ऐसा।
अगर आपको बताओ तो ऐसा करो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब हम लोगों ने विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा था, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ में हमने ऐसे बना था, वो किस किस के बीच में बनाया था, इमिसिव स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और वेवलेंथ के बीच में, इसी टाइप का कुछ ग्राफ आया था। यहाँ पर भी उसी टाइप का ग्राफ है बट कुछ अलग वैल्यूज के बीच में, dn बाई dv और इस तरफ स्पीड है, ठीक है। dn बाई dv का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और dv का मतलब है स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, किस तरीके से dn का मीनिंग क्या है, dv का मीनिंग क्या है, समझाता हूँ। जैसे हम लोगों ने स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर के बारे में बात की थी ना, उसी तरीके से यहाँ हम लोगों ने कंटेनर लिया था, एक ही कंटेनर था हमारे पास, ऐसे, ठीक। इस कंटेनर के अंदर गैस फिलअप थी, मात्र से गैस के पार्टिकल्स है, पूरे में भरे हुए, ये गैस के मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हो, पार्टिकल्स आप बोल सकते हो, सब फिलअप है। हमें पता है कि इस गैस का हर एक पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है, किससे चल रहा है, अलग अलग वेलोसिटी से। मान लेते हैं इसमें 100 पार्टिकल्स है, कितने पार्टिकल्स है, 100 पार्टिकल्स है। तो हर एक पार्टिकल की स्पीड में क्या माना के चल रहा हूं, अलग है, अलग है, हर एक पार्टिकल स्पीड क्या अलग अलग है, ठीक है। अगर हर पार्टिकल की स्पीड अलग अलग है तो मैंने मान लिया कि कुछ पार्टिकल्स है, कुछ पार्टिकल्स है, मान लेते हैं n पार्टिकल्स है, उनकी स्पीड है v, n नंबर के कोई पार्टिकल्स है, उनकी स्पीड है v, कई सारे पार्टिकल्स है, हर एक की स्पीड अलग अलग होगी, तो हमने मान लिया कुछ n पार्टिकल्स है, उनकी स्पीड क्या है, v है, हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं कि कोई पार्टिकल है, ये n जैसे कि, सॉरी मैंने गलत बोल दिया बच्चों, इसको ऐसे समझाओ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि हर एक पार्टिकल की स्पीड क्या अलग अलग है। अगर यहाँ पे हर एक पार्टिकल की स्पीड अलग अलग है तो 100 पार्टिकल 100 की स्पीड क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि कुछ पार्टिकल्स है या कोई पार्टिकल्स है जिसकी स्पीड v है, जिसकी स्पीड क्या है, v है। अब कुछ पार्टिकल्स की स्पीड अगर v है तो कुछ पार्टिकल्स की स्पीड से थोड़ी ज्यादा भी होगी, मान लेते हैं उन पार्टिकल्स की स्पीड v से dv तक है, क्योंकि 0 से 100 तक कुछ भी स्पीड हो सकती है, 0 से 100 तक कुछ भी स्पीड हो सकती है, तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स की स्पीड v से v प्लस dv भी हो सकती है। तो जिन पार्टिकल्स की स्पीड v से v प्लस dv है उनके नंबर dn है, समझ पा रहे हो। जैसे कुछ पार्टिकल्स है जिनकी रफ्तार v है, कुछ पार्टिकल्स है जिनकी रफ्तार v प्लस dv है, तो v से लेके v प्लस dv तक के जो पार्टिकल्स है ना उनका नंबर कितना है, dn है, ठीक है। तो जो dn पार्टिकल्स है यानी कि v से लेके v प्लस d तक की रफ्तार वाले जो पार्टिकल्स है या स्पीड वाले जो पार्टिकल्स है उनकी वैल्यू क्या है, dn है, उनका नंबर कितना है, dn है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो dn पार्टिकल्स है वो कितनी स्पीड रखते हैं, dv रखते हैं, v से v प्लस dv तक के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके नंबर कितना है, dn है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा गया कि dn क्या चीज है, dn वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिन पार्टिकल्स की रफ्तार dv है। यही तो होगा इसका मतलब कि भाई n पे कोई पार्टिकल था उसकी रफ्तार v थी और n प्लस dv पे कोई पार्टिकल है उनकी रफ्तार v प्लस dv थी, तो n से लेके n प्लस dv तक के जो पार्टिकल्स है उनकी रफ्तार कितनी होगी, dv होगी, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, dn होंगे। तो यहाँ पर उन्हीं का रेशियो लिखा गया। उन्हीं का रेशियो का मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं dn लिखूं तो dn का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल which have speed between v to v plus dv। क्या बात समझ में आती है, वही चीज यानी कि ये dn क्या है, आप सोचो dn क्या, v से लेके v प्लस dv तक के पार्टिकल्स की स्पीड है, तो v से लेके v प्लस dn तक के जो पार्टिकल्स है वो कितने, dn है।
तो dn जो पार्टिकल्स है यहां से लेके यहां तक, उनकी रफ्तार क्या होगी, v से लेके v प्लस dv हो सकती है। सॉरी मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चा। तो dn पार्टिकल्स की रफ्तार कहां से कहां तक होती है, v से लेके v प्लस dv हो सकती है। समझ पाए? एक बार और एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, देखो मैंने ऐसा बोला कि ये गैस का कंटेनर, इस गैस के कंटेनर के अंदर हर पार्टिकल की स्पीड अलग अलग है, ठीक है। मानते हैं इसमें 100 पार्टिकल्स है, तो उन 100 पार्टिकल्स में कुछ पार्टिकल्स की रफ्तार कितनी है, v है, v, और कुछ पार्टिकल्स की रफ्तार v प्लस dv यानी कि v से स्लाइटली ज्यादा है, ठीक है। तो v से v प्लस dv तक की जो पार्टिकल्स है उन्हें हमने क्या बोल दिया, dn पार्टिकल, क्योंकि बहुत कम पार्टिकल्स हो गए, dn है। तो dn क्या है, dn का मतलब वो पार्टिकल्स है जिनकी रफ्तार v से लेके v प्लस dv तक है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहां पर हमने उसी का रेशियो लिया, यानी कि dn का मतलब है कि वो नंबर्स ऑफ पार्टिकल विच हैव द स्पीड v से v प्लस dv, जिनकी स्पीड कितनी v से v प्लस dv के बीच में, वो नंबर्स है यहाँ पे। क्लियर? उसके और इस v स्पीड के बीच में ग्राफ बनाया गया, तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब इसमें हमें एक चीज पता चलती है कि यहाँ पे एक मैक्सिमा है, ठीक है। तो इस मैक्सिमा पर हमें जो स्पीड मिलती है उस स्पीड को हम बोलते हैं एमपी। एमपी का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ध्यान रखना, ये एमपी यहाँ पे जो लिखा हुआ है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पार्टिकल की रफ्तार सबसे ज्यादा है। देखो, क्योंकि इधर से इधर जाने पे रफ्तार बढ़ रही है, जबकि इधर वाले जो पार्टिकल्स है उनकी रफ्तार ज्यादा है। तो एमपी का मतलब है यहाँ पर वो है, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब ये है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, इस गैस के मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जो सेम स्पीड रखते हैं, मतलब सपोज कीजिए इसमें 100 पार्टिकल्स माने, इस 100 में से 70 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड v है, जिनकी स्पीड क्या v है, 70 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड v है। तो फिर इस v को हम क्या बोलेंगे, mp बोलेंगे, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। और बाकी जो 30 है उनकी स्पीड कुछ भी हो सकती है, यानी कि इस mp का मतलब है कि किसी भी गैस के अंदर वो स्पीड जो मैक्सिमम पार्टिकल्स अपने पास रखते हैं, उस स्पीड को क्या बोलते हैं हम लोग, मोस्ट प्रोबेबल। जैसे कि इसमें हमें पता है 100 पार्टिकल्स है, उस 70 पार्टिकल्स की स्पीड v है। तो अगर मैं इसमें से कोई पार्टिकल पिक करना चाहूं रेंडमली, तो वो कौन सी स्पीड वाला पार्टिकल मिलेगा, जो कॉमन 70, क्योंकि देखो 100 है, 100 में 70 पार्टिकल्स है जिनकी स्पीड सेम है। तो जब मैं रेंडमली पिक करूंगा तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, उन 17 में से कोई पार्टिकल्स हाथ में आने की, तो उन 17 में से कोई पार्टिकल हाथ में आने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, फिर सेम होगी। और उस स्पीड को क्या बोलेंगे, एमपी बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल। यानी कि मोस्ट प्रोबेबल का मतलब यहाँ पर यही है कि कोई गैस है, उस गैस के मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जो वेलोसिटी सेम रखते हैं, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि वो वेलोसिटी मैक्सिमम हो या वो स्पीड मैक्सिमम हो, स्पीड मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम होने की बात कर रहा हूं। यानी कि वो स्पीड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सेम रखते हैं, उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। तो क्या बात समझ में आती है, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जिसकी सबसे ज्यादा रफ्तार है उसे मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं, उसे मोस्ट प्रोबेबल नहीं बोलते। मोस्ट प्रोबेबल हम उसे बोलते हैं जो गैस के मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम वेलोसिटी रखते हैं या सेम स्पीड रखते हैं, उस स्पीड को हम मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं। क्योंकि इस केस पे आप देखोगे तो dn/dv का जो वैल्यू आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या है कि वो पार्टिकल्स जिनके नंबर सबसे ज्यादा है उस गैस के अंदर, उन सबकी वेलोसिटी सेम है, और वो क्या है, एमपी, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। तो यहां पर जब हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है बच्चों, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ले रहा हूं, वो आता है 2RT/m0।
ये डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है, कैसे आता है हमारा इसका डेरिवेशन, ये फिर भी मैं चलो आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। ये जो कर्व हमने बनाया, इस कर्व का जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कैसे आता है, एक इक्वेशन होती है dn by dv की, इस कर्व की जो बनाया है वो होता है 4 पाई n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, m अपॉन 2 पाई kt की पावर 3/2 इंटू वी स्क्वायर e की पावर mv स्क्वायर बाय 2 kt माइनस आएगा। ये इक्वेशन होती है। वैसे इसकी कोई जरूरत है नहीं हमें, बट इस ग्राफ की इक्वेशन ये है dn by dv। तो ये ग्राफ किसके बीच में, dn by dv और v स्क्वायर इक्वेशन देखो, तो dn by dv इस तरफ है और v स्क्वायर इस तरफ और यहाँ पर भी है। तो ये ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो, तो ये ग्राफ का इक्वेशन पता है और इस ग्राफ का क्या है, मैक्सिमा है। तो जिस ग्राफ के ऊपर मैक्सिमा, उस मैक्सिमा, ये इस ग्राफ का क्या मैक्सिमा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें पता है ग्राफ की। अगर ये इक्वेशन पता है तो इस इक्वेशन से मैं इस ग्राफ का मैक्सिमा निकाल सकता हूँ, और जहां पर हमें मैक्सिमम मिलेगा या जिस स्पीड पर हमें इसका मैक्सिमम मिलेगा उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल बोलेंगे। और आपको किसी भी इक्वेशन का कोई गिवन हो तो उसका मैक्सिमम निकालना आपको आता है। इसे क्या करेंगे, मैं एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। इसे आप क्या मान लेना, y मान लेना। dn by dv क्या हो गया, हमने y मान लिया, और इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि dy by dv किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, v के रेस्पेक्ट में करेंगे, और उसे क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो जीरो करने पर हमें जो स्पीड मिलेगी, इसको डिफरेंशिएट करके जो जीरो करने पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो v की वैल्यू क्या होगी, 2RT by m0, और उसे हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। ठीक है, इतना सा क्लियर है। दूसरी बात, कई बार हमसे ऐसा भी पूछा जाता है कि इस ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो समझ सकते हैं। मान लेते हैं अगर मैं इसका एरिया लूं स्मॉल, ऐसा ये एरिया है हमारे पास, मान लेते हैं स्मॉल। तो ये स्पीड है हमारे पास v, तो ये स्पीड कितनी होगी, v प्लस dv होगी। तो इसका एरिया क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रेथ इंटू हाइट, और हाइट को क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो भी होगी dn by dv। तो एरिया क्या देगा हमें, एरिया ऑफ कर्व, उसे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, dn by dv। ये क्या होगी, विड्थ होगी, और हाइट को क्या लिखेंगे, ये v है, ये v प्लस dv, तो ये कितना होगा, dv होगा इंटू dv। तो dv से dv कट हो गया, तो ये क्या आएगा, dn। तो ये क्या देगा हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या दे देना है हमें, एरिया ऑफ कर्व। जो एरिया ऑफ कर्व है वो मैं क्या प्रोवाइड करवाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये कैसे आता है सुनना, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जो हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू v और उसको जीरो करते हैं, जो जीरो करने पर हमें जो v की वैल्यू मिलती है, क्योंकि उस पर हमें मैक्सिमम मिलेगा और उसकी जो वैल्यू मिलेगी उसके करस्पॉन्डिंग, मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलेंगे, 2RT by m0। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आता है एवरेज स्पीड, उसको भी देख लेते हैं। एवरेज स्पीड तो क्या आप सभी लोग जानते हो, नहीं लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड देखो बच्चों, अभी हमने एक कंटेनर लिया था, उस कंटेनर में कई सारे पार्टिकल्स हैं, तो उनकी जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो एवरेज स्पीड निकालने में क्या फॉर्मूला होता है, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय n, ये होगा। लेकिन यहाँ पे कई सारे पार्टिकल्स है, हर एक की रफ्तार तो अलग अलग है, लेकिन उनमें से कई सारे पार्टिकल्स की रफ्तार सेम भी हो सकती है। जैसे कि हमने इस वाले ग्राफ में देखा मोस्ट प्रोबेबल में कि n पार्टिकल्स ऐसे थे जिनकी रफ्तार क्या थी, v थी। ठीक है, तो ऐसे जरूरी है हर एक पार्टिकल की रफ्तार अलग हो, कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी रफ्तार क्या है, सेम है। ठीक है, तो फिर हम एवरेज कैसे निकालते हैं, उस केस में फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, उस केस में हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन
dn इंटू वी बाई dn। क्योंकि देखो dn पार्टिकल्स की रफ्तार कितनी मान लेते हैं v है, तो ऐसे कई सारे अलग अलग पार्टिकल्स मान लेते हैं कि v1 रफ्तार वाले 10 पार्टिकल्स है, v2 रफ्तार वाले 40 पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे हमें v1 को कितनी बार लिखना पड़ेगा 10 बार, इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा 40 बार, क्योंकि 40 है इसकी। तो उसी तरीके से इसको कैसे टोटल क्या लिखेंगे dn इंटू वी लिख देंगे भाई, जितने पार्टिकल्स उतने टाइम स्पीड को लिखना पड़ेगा भाई, जितने पार्टिकल जैसे कि हमने बोला 10 पार्टिकल्स की स्पीड v1 है, तो उसे क्या लिखना पड़ेगा 10 बार क्या लिखना पड़ेगा v1 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 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया इस चीज को डायरेक्टली लिख दिया इंटीग्रेट dn इंटू वी। तो इससे जब हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी एवरेज मिलेगी। अब आप देखो dn बाई dv आपको यहाँ से पता है, ठीक है, तो dn अगर मुझे लिखना है यहाँ पर तो इस dn को रखूंगा, उस dv को इधर भेज दूंगा, भेज सकते हैं, यहाँ से हमें dn की वैल्यू मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ v, मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये dv भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम जब इस पूरे को सोल्व करते हैं, dn को जब सोल्व करते हैं तो ये जो फाइनल आंसर आता है हमारे पास, यह आंसर आता है अंडर रूट 8RT बाई पाई एम नॉट। ये एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाती है हमारे पास किसी भी गैस के लिए। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं फाइनली कि V एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट 8RT बाई पाई एम नॉट। तो इस तरीके से हम लोगों को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मिलती है इसी ग्राफ से। इसी ग्राफ से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं V एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो आती है 8RT बाई पाई एम नॉट। बहुत ही आसान है। इन तीनों फॉर्मूलों के ऊपर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं जेईई मेंस में भी, इवन एडवांस में भी। ठीक है बच्चों, अब मैं इन तीनों को लिख देता हूँ। तीनों के बीच में कई सारी छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है जो आप लोग बता सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप कहीं पर भी अटकने वाले नहीं हो। ठीक है, तो मैं इस पूरे को रफ करता हूँ, थोड़ा बात करते हैं इस पर। तो देखो तीनों स्पीड लिख देता हूं मैं आप लोगों के पास। VRMS आता है 3RT बाई एम नॉट, VMP आता है मोस्ट प्रोबेबल 2RT बाई एम नॉट, और V एवरेज आता है 8RT बाई पाई एम नॉट। ये वैल्यूज हमें मिलती है। कई बार हमसे इनके रेशियो पूछ लिया जाता है कि इसका और इसका रेशियो क्या होगा। तो अगर आप ध्यान समझो तो RT बाई एम नॉट, RT बाई एम नॉट, RT बाई एम नॉट तो सभी में कॉमन है। यहाँ पे √3 आएगा, यहाँ पे √2 आएगा, और यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है 8 को 2√2 लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाई पाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग √3, यहाँ पे लिखा जा सकता है √2, यहाँ पे लिखा जा सकता है √8 बाई पाई, या फिर आप लोग इसे 2√2 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से रेशियो पूछा जा सकता है। कई बार हमसे पूछा जा सकता है सेकंड कि सबसे ज्यादा वैल्यूज किसके लिए होगी फॉर सेम गैस, यानी कि मान लेते हैं कोई गैस है, ये गैस है, इस गैस का टेम्परेचर T है। ठीक है, कोई गैस है जिसका टेम्परेचर T है, तो हमसे पूछा जा सकता है कि RMS, MP और V एवरेज में सबसे ज्यादा वैल्यूज किसकी होगी, उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो आप ध्यान समझना, ये क्या हमारे पास 3RT और 2RT बाई नॉट, MP और VRMS तो पक्का पता है हमें क्या ज्यादा है, VRMS ज्यादा है, बात इसकी आती है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 8 को 3.14 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 से थोड़ा ज्यादा आएगा और 3 से कम आएगा। देखो ये वाली जो वैल्यू है 8 को अगर मैं 3.14 से डिवाइड करूंगा तो वो 2 से ज्यादा आएगा और 3 से कम आएगा। तो यानी कि ये जो एवरेज है वो VRMS और VMP के बीच में लाई करता है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो फिर इस गैस के लिए सबसे ज्यादा क्या होगा
वी आर एम एस, फिर उससे कम क्या होगा वी एवरेज, और सबसे कम क्या होगा वी एम पी। ये चीज याद रखना बच्चों, किसी भी गैस के लिए जो टेम्परेचर सेम हो और उसके नंबर ऑफ मोल सेम हो, ठीक है, इस वाले फॉर्म में। तो सबसे ज्यादा क्या होता है वी आर एम एस होता है, फिर उससे कम वी एवरेज, और सबसे कम क्या होता है वी एम पी होगा। कई बार हमसे ऐसा ही पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि दो गैस है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है कई बार हमसे, दो गैस है, एक में है नाइट्रोजन और एक में है ऑक्सीजन O2, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, गैस फिल अप है दोनों। और इसका भी टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है, तो हमसे पूछा जा सकता है फर्स्ट VRMS के बारे में। ऑक्सीजन। सेकेंड हमसे पूछा जा सकता है VRMS ऑफ, सॉरी VRMS हो गया, MP मोस्ट प्रोबेबल फॉर नाइट्रोजन, और VMP ऑक्सीजन। थर्ड हमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है V एवरेज, किसके लिए N2 के लिए, और V एवरेज O2 के लिए, कि किसका ज्यादा हुआ किसका कम हुआ। बहुत ही आसान है, देखो दोनों का टेम्परेचर सेम है, सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट अलग है। अगर मैं VRMS की बात करता हूं सबसे फर्स्ट, तो VRMS इजिकल टू क्या हो जाएगा 3RT/m0, यही होगा। देखो 3 सभी के लिए सेम है, R सभी के लिए सेम है, और टेम्परेचर दोनों का सेम है। किस पे डिपेंड किया, मॉलिक्यूलर मास पे। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका VRMS क्या होगा, कम होगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, क्योंकि ये कितना होता है 14 होगा, ये 16 होगा, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो उसकी VRMS स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो मैं लिख सकता हूं N2 की VRMS ज्यादा होगी। MP की बात कर लेते हैं, MP में शायद सेम ही आने वाला है, ये दोनों सभी के लिए सेम है, M0 है, वापस से तो वही रिलेशन आ जाएगा। और इसकी बात करो एवरेज की, तो वो भी सेम ही आने वाला है। तो इसमें भी किस पे डिपेंड करता है, ये M0 पे डिपेंड करता है। तो M0 किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा, तो ये इसके लिए हो जाएगा। कई बार हमसे ऐसा ही पूछा जाता है कि इसका टेम्परेचर सेम है, इसका टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2 और काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का हमने जब फॉर्मूला सीखा था, तो क्या सीखा था, वो सीखा था 3/2 nRT, ये सीखा था। वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हम ऐसा मानते हैं नंबर ऑफ मोल्स भी दोनों के सेम है, क्योंकि मोल पे भी डिपेंड करता है। मैंने बोल दिया नंबर ऑफ मोल्स भी दोनों के सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछे तो भी सेम होगा, और अगर आपसे पूछे दोनों की इंटरनल एनर्जी तो भी आंसर सेम आया है, IE। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी किसके बराबर आती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आती है। शायद मैंने बताया होगा आपको कि जो इंटरनल एनर्जी वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो, क्योंकि कोई अट्रैक्शन नहीं होता है गैस के मॉलिक्यूल्स में। तो इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, इसके बराबर आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या बात समझ में आती है। तो इस तरीके से आपसे इसमें बेसिक बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें इसी तरफ करते हैं।
बच्चों इसमें बात करनी होती है, एनर्जी की बात चल ही रही है, तो एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड एक और टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप लोग शायद उसके बारे में भी जानते होंगे क्योंकि वो भी एनर्जी से रिलेटेड है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा देता हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, DOF भी बोलते हैं इसे, और शॉर्ट में से F से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स, गैस का कोई भी मॉलिक्यूल्स अपने पास कितने तरीके से एनर्जी रख सकता है, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। यानी कि मेरे पास एनर्जी रखने के कितने तरीके हैं, उन तरीकों को या उन मोड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए मेरे पैंट और शर्ट दोनों के अंदर पॉकेट्स की अगर मैं बात करूं, एक पॉकेट ये है और 4 पॉकेट पैंट के अंदर होता है, 2 आगे फ्रंट में और 2 बैक में, 5 पॉकेट है। तो अगर कोई मुझे कोई सामान लाने के लिए बोले या कोई सामान दे, तो मेरे पास कितने पॉकेट्स है उन सामान को रखने के लिए, 5 पॉकेट। में किसी भी पॉकेट में सामान रख सकता हूं, लेकिन एक और कंडीशन है कि हर पॉकेट में सामान आने की या सामान रखने की जो कैपेसिटी वो सेम है। यानी कि अगर मैं इसमें 500 ग्राम कोई चीज या 100 ग्राम चीज रख सकता हूं, तो बाकी 4 पॉकेट्स में मैं 100 ग्राम की चीज रख सकता हूं। 100 ग्राम से ज्यादा चीज उसके अंदर अलाउ नहीं होगी। ये चीज है। अब हो सकता है मैंने कभी कोई जींस वाली पैंट पहन लिया, कोई दूसरी पैंट पहन ली, मान लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर हो सकता है नंबर ऑफ पॉकेट्स ज्यादा हो। जैसे कार्गो टाइप की जो पैंट्स आती है उसमें क्या, जो अपने ये होते हैं टो वगैरह होते हैं, ये जो घुटने वगैरह होते हैं, जहां पर भी क्या अलग से एक्स्ट्रा पॉकेट्स होते हैं, तो हो सकता है उसमें 5 की जगह 7 पॉकेट हो जाए, तो उसके पास फिर एनर्जी रखने के तरीके क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यही है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स भी अपने पास कितने तरीके से एनर्जी रख सकते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी रखने के तरीके या मोड, यानी कि इट इज अ मोड अकॉर्डिंग टू दिस एनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव या कीप द एनर्जी, अपने पास एनर्जी रख सकता है। उन तरीकों को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। आती बात में जैसे कि आप समझ चुके होंगे कि भाई मेरे पास 5 पॉकेट है, मैं 5 जगह पे चीजें रख सकता हूँ। कई बार ऐसा हो सकता है कि ऐसी शर्ट मैंने पहने कि उस शर्ट में फ्रंट में पॉकेट ही ना हो, तो फिर कितने पॉकेट रहेंगे मेरे पास, 4, तो मैं 4 जगह पे एनर्जी रख सकता हूँ। उसी तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स के पास भी होता है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स की जो कैपेसिटी होती है एनर्जी रखने की वो अलग अलग होती है, लेकिन हर मॉलिक्यूल्स की ये बात फिक्स है कि उसके पास जितने भी तरीके हैं एनर्जी रखने के, वो हर तरीके के अंदर इक्वल अमाउंट में एनर्जी रख सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं 100 ग्राम से ज्यादा कोई भी ज्यादा वेट की चीज अपने पॉकेट में नहीं रख सकता। तो वैसे ही हर एक मॉलिक्यूल्स के पास, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके भी पास जितने भी मोड होंगे, उन हर एक मोड के अंदर एनर्जी रखने का जो तरीका होगा या जो एनर्जी रखी जा सकती है वो फिक्स होगी, उससे ज्यादा वो एनर्जी नहीं रख सकता। जैसे कि आप लोगों को पढ़ते ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जैसे कि आप लोग ये ऑर्बिट्स पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने एस ऑर्बिट पढ़ा, तो इस एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। इससे जितने भी ऑर्बिट्स होंगे उन सबके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आने की कैपेसिटी क्या होती है, 2 होती है। इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, लेकिन ये तो फिर भी चलो कई बार खाली दे जाता है, ठीक है, लेकिन इक्वी पार्टीशन में हर एक के पास क्या होगी, इक्वली डिवाइड होगी, कम या ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि समझते हैं हम लोग कैसे कैसे क्या है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये तो आपको पता चले गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या चीज, कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी रखने के जो मेथड्स है या जो मोड है उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, इट इज द मोड ऑफ it is a mode to keep the energy by any gas molecule। किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी रखने की जो मोड, इट इज द मोड टू कीप द एनर्जी बाय एनी गैस मॉलिक्यूल। किसी भी गैस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी रखने के जो मोड है, जो तरीके हैं,
उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। अब हमारे पास जो बेसिकली जो गैस है वो 3 टाइप की हो सकती है। एक तो होती है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब है जैसे कि जिसमें एक सिंगल एटम, जैसे कि हम बात करते हैं हीलियम गैस की, ठीक है। हीलियम गैस की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक हीलियम के एटम हो गए सारे के सारे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फर्स्ट गैस लिख देते हैं ना, उसमें फर्स्ट बात करते हैं मोनो एटॉमिक, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो होती है डायटोमिक। डायटोमिक जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, डायटोमिक। यहाँ पे लिख देते हैं मोनो एटॉमिक का मतलब हीलियम, आर्गन। डायटोमिक का मतलब भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे ये डायटोमिक है। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड में होता है ट्राइटोमिक। अब इस ट्राइटोमिक में 2 केस पॉसिबल है। एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। लीनियर जैसे कि CO2, इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, लीनियर होगा। नॉन लीनियर जैसे कि हम लोग मान सकते हैं कि NH3 मान लो या ओजोन मान लो, O3 मान लो, ठीक है। ट्राइटोमिक है गैस भी। इसी के अलावा आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, कई सारी, ठीक है। लेकिन नॉन लीनियर का मतलब है ऐसा स्ट्रक्चर जो एक लाइन में ना हो, क्या हो, किसी भी शेप में हो सकता है, 3D में, ठीक है। लीनियर का मतलब वो एक ही लाइन में हो, ऐसे ऐसी पॉसिबिलिटीज है, ये गैस है। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। या DOF लिख देता हूँ डायरेक्ट, DOF। तो जब मोनो एटॉमिक गैस की बात करते हैं तो मोनो एटॉमिक गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने तरीके से एनर्जी रख सकते हैं, समझते हैं। देखो इधर समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें कई सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए। हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यूब, ठीक है। इस क्यूब के अंदर एक गैस का मॉलिक्यूल्स है। तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स के पास, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, कितनी डायरेक्शन है, 3 डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक्स डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी का कंपोनेंट हो सकता है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट हो सकता है और जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है। यानी कि ये वी एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, वी वाई में भी हो सकता है और वी जेड में भी हो सकता है। तो ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स कितनी डायरेक्शन में एनर्जी रख सकता है, 3 डायरेक्शन में। तो इसके पास एनर्जी रखने के तरीके कितने होंगे, 3 तरीके से एनर्जी रख सकता है। या तो ये एक्स में मूव कर रहा हो तो एक्स डायरेक्शन में होगी, वाई में मूव कर रहा हो तो वाई में होगी, और जेड में मूव कर रहा हो तो जेड में होगी, और रेंडमली 3D में मूव कर रहा होगा तो तीनों डायरेक्शन में होगी। तो यानी कि इसके पास एनर्जी रखने के तरीके कितने हैं, 3 है। यहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि इंटरेक्शन वाली एनर्जी कंसिडर नहीं होगी। तो फिर बची कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बची। अब काइनेटिक एनर्जी में जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है और किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो उसके जो वेलोसिटी का कंपोनेंट्स है वो एक्स में, वाई में और जेड में, तीनों में हो सकता है। तो फिर ये जो पार्टिकल्स होगा, ये पार्टिकल कितनी डायरेक्शन में एनर्जी रख सकता है, 3 डायरेक्शन में एनर्जी रख सकता है। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3। यानी कि फिजिकल टू कितना हो गया, 3। और ये जो 3 है वो भी कौन सी होगी, ट्रांसलेशन वाली। ट्रांसलेशन, ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन। क्या बात समझ में आती है, यानी कि कितने टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, इसकी 3। और वो कौन सी, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब ऐसे ही मूव कर सकते हैं, तो एक्स में मूव कर रहा होगा या वाई में मूव कर रहा होगा या फिर जेड में मूव कर रहा होगा। अगर सपोज कीजिए इसकी जगह पर डायटोमिक गैस होती है, डायटोमिक का मतलब समझ सकते हो, एक मॉलिक्यूल इधर, एक मॉलिक्यूल इधर, ये ऐसे होती है डायटोमिक गैस, ठीक है। अगर डायटोमिक गैस है तो हम मान लेते हैं कि ये वाली जो एक्सिस है वो एक्स है, ये वाली एक्सिस है जो वाई है, और ये वाली जो एक्सिस है वो जेड है। तो अब ये जो डायटोमिक गैस है वो एक्स में भी मूव कर सकता है ऐसे, वाई में भी मूव कर सकता है ऐसे,
ठीक है, और मैंने उल्टा बोल दिया बच्चों, एक्स का मतलब ऐसे भी मूव कर सकता है, वाई का मतलब ऐसे भी मूव कर सकता है, और जेड का मतलब ऐसे भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो तीनों डायरेक्शन तो ये हो सकता है। ट्रांसलेटरी की कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 तो कौन सी ट्रांसलेशन वाली। अब यहाँ पे ये चीज रोटेट भी कर सकती है, इस वाली चीज में रोटेशन का कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीज रोटेट भी कर सकती है। रोटेट का मतलब समझ सकते हो कि ये जो डायरेक्ट केस है वो ऐसे रोटेट भी हो सकती है, ऐसा मतलब ऐसे, जैसे मान लेते हैं कि इसके दो मॉलिक्यूल्स इस एंड पे किस एंड पे रखे तो ऐसे घूम भी सकती है, ऐसे घूम सकती है, तो एक ही रोटेशन वाली एनर्जी में जाएगी इसमें। किसके अबाउट घूम सकती है, जेड एक्सिस के अबाउट घूम सकती है, ऐसे अगर घूम रही होगी तो इसके अबाउट घूम रही होगी, जेड एक्सिस एक ऐसे घूम सकती है, एक ही ऐसे भी तो घूम सकती है अपनी एक्सिस पे, ऐसे घूमने का मतलब है वाई एक्सिस के अबाउट घूम रही है ऐसे, तो दो एनर्जी वो होगी, एक जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकती है, एक वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकती है, और एक ये एक्स वाली बस्ती ऐसे, ये इस एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे गोल गोल घूम सकती है, लेकिन वो एनर्जी काउंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो रोटेशनल एनर्जी नहीं होगी। तो इस केस में 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशनल, तो टोटल कितनी आती है 5। यानी कि अगर हमारे पास कोई डायटोमिक गैस है तो उसके पास 3 कौन सी होगी ट्रांसलेशन, 2 कौन सी होगी रोटेशनल, तो टोटल कितनी 5। एक डायटोमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 5 होगी, यानी कि 5 तरीके इसके पास एनर्जी रखने के। 3 तो ट्रांसलेटरी जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग रख सकता है और 2 रोटेशनल के अकॉर्डिंग रख सकता है। ठीक है, उसी तरीके से ट्राइएटोमिक की बात करते हैं। तो ट्राइएटोमिक की अगर हम बात करें एफ की, तो लीनियर स्ट्रक्चर मतलब CO2 की बात करो तो C ये ऐसे होगा स्ट्रक्चर, CO2 की बात करो तो लीनियर, तो इसका अरेंजमेंट तो अभी जैसे ऊपर बनाया उसी की तरह हो सकता है। ये X है, ये Y है और ये Z है, तो इसके पास भी एक Z में हो सकती है, एक X में हो सकती है और एक Y में हो सकती है। 3 तो हो ही सकती है, इसके पास 3 कौन सी हो जाएगी ट्रांसलेशन, प्लस वापस से 2 कौन सी हो जाएगी रोटेशन वाली, एक Y एक्सिस के अबाउट और एक Z एक्सिस के अबाउट। X के अबाउट इसमें भी क्या हो जाएगा 0, तो प्लस का 2 रोटेशन, टोटल कितना 5। लेकिन जब ये नॉन लीनियर होगा तो नॉन लीनियर में कितना होगा 3 ट्रांसलेशन प्लस, अब जो एक्स एक्सिस वाली हम रोक रखे थे कि वो ऐसे ऐसे घुमाने पे, तो वो ऐसे भी घूम सकते हैं, यानी कि ऐसे वाले फॉर्मेट में हो सकती नॉन लीनियर। तो इसके पास क्या होगा 3 डायरेक्शन वाली क्या होगी रोटेशन भी होगी, तो 3 ट्रांसलेशन प्लस 3 रोटेशन, टोटल कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। और ये जो मैंने लिखी है नॉर्मल टेम्परेचर पे लिखी, किस पे लिखी एट नॉर्मल टेम्परेचर, लिख देता हूं यहां पर एट नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि कई बार हमसे ऐसा भी बोला जाता है हायर टेम्परेचर पर। तो जब हमसे हायर टेम्परेचर पे बोला जाता है तो एक टाइप की और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हम ऐड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और एनर्जी इंट्रोड्यूस होती है, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। हायर नॉर्मल जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हमें नॉर्मल टेम्परेचर वाली एनर्जी या डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखनी है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा लिख देता हूं मैं एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर में यहाँ पर क्या होगा 2 टाइप की वाइब्रेशन एनर्जी और एड हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा हूँ मॉलिक्यूल्स, तो उसके वाइब्रेशंस भी बढ़ जाते हैं ऐसे ऐसे, जैसे कि SHM वाली कंडीशन होती है अपनी जगह पे वो वाइब्रेट भी होने लग जाता है, तो वाइब्रेशन की वजह से कितनी एनर्जी आएगी 2 आएगी यहाँ पे, तो 2 एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा वो 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 वाइब्रेशनल, 2 वाइब्रेशन। इसमें ये तो थी सही, तो यहाँ पे सॉरी कैपिटल से नहीं आया, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशन प्लस का 2 वाइब्रेशनल, यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी 7। यहाँ पे टोटल कितनी हो जाएगी 5। इस वाले केस में लिखें तो सेम होगा 2 रोटेशन प्लस 2 वाइब्रेशन, तो ये भी कितनी होगी 7 हो जाएगी टोटल। यहां पे अगर मैं बात करूं तो 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन प्लस का 2 वाइब्रेशन, तो टोटल कितनी जाएगी 8।
लेकिन ये हमसे बहुत कम पूछा जाता है बच्चों, इसी के ऊपर ही पूछा जाता है मैक्सिमम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, ठीक है। अब ये जो मैंने एनर्जी लिखी है ना बच्चों, ये एक मॉलिक्यूल की लिखी है, पूरी गैस की नहीं। अगर एक मॉलिक्यूल के पास ऐसा है तो एक मॉलिक्यूल के पास ऐसे ही एनर्जी होगी, ठीक है। तो ऐसे भी नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ठीक है बच्चों, रफ कर देता हूं मैं, और यहाँ पे थोड़ा एक और लो आता है, उसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज बात की जाती है, मैक्सवेल इक्वी पार्टीशन लॉ। जैसे कि अभी हमें पता चल चुका है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी रखने के कितने तरीके, वो तरीके हमें पता चल गया। और अब जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है या मैक्सवेल इक्वी पार्टीशन लॉ है, वो हमें ये बताता है कि हर एक जो एनर्जी रखने का प्लेस है, उस प्लेस में इक्वल एनर्जी जाती है। जैसे कि अभी हमने सीखा था कि एक मॉलिक्यूल्स के पास 3 तरीके से वो एनर्जी रखता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन में। तो हर डायरेक्शन में जो एनर्जी रखेगा वो इक्वल होगी। तो यहाँ पे वही आता है मैक्सवेल इक्वी पार्टीशन लॉ। मैक्सवेल इक्वी पार्टीशन लॉ, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो भी लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम according to this, every degree of freedom carry equal एनर्जी, ठीक है। चेंज कर लेते हैं, इक्वल एनर्जी एंड that is equal to हाफ kT। और वो किसके बराबर होती है? हाफ kT। अभी हाफ kT के बराबर कैसे आती है समझते हैं। देखो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था एक मॉलिक्यूल की, वो एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी आई थी वो क्या आई थी? वो आई थी 3/2 kVT। ये लिखा था kT, ये तो लिखा 3/2। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, और एक मॉलिक्यूल की एनर्जी टोटल एनर्जी है। तो हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी है, तो ये जो एक मॉलिक्यूल से, अगर ये मोनो एटॉमिक गैस है, तो ये मोनो एटॉमिक गैस के पास जो टोटल एनर्जी है उसे रखने के कितने तरीके? 3 तरीके हैं। अब 3 तरीके हैं, तो इस एनर्जी को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट। ये एक्स एक्सिस के लिए, या वाई एक्सिस के लिए, और ये जेड एक्सिस के लिए। तो ये टोटल एनर्जी है उस मॉलिक्यूल्स के पास। ध्यान रखना, मैं एक मॉलिक्यूल की एनर्जी लिखी, किसकी एनर्जी लिखी मैंने? एक मॉलिक्यूल की। कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है और ये टोटल एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी जो है उस पार्टिकल के पास एनर्जी रखने के कितने तरीके? 3 तरीके। अभी हमने सीखा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या? 3 मोनो एटॉमिक गैस है, तो 3 तरीके, एक एक्स में, एक वाई में और एक जेड में। तो इसकी और इसकी एनर्जी टोटल मिला के कितनी होनी चाहिए? 3/2 kVT होना चाहिए। और हर एक में वो इक्वल एनर्जी रख सकता है। तो हर एक में अगर वो इक्वल एनर्जी रख सकता है, तो इसमें कितने रख रहा होगा? हाफ kT। इसमें भी कितना रखा? हाफ kT। और इसमें भी कितना रख रहा होगा? हाफ kT। इसी तरीके से अगर वो डायटोमिक गैस होता तो उसकी एनर्जी कितनी होती? 5/2 kT होता। ये किसके लिए बात की थी हमने? मोनोएटॉमिक 5 वाला होता, डायटोमिक होता तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी आती? 5/2 kT आता या नहीं आता? 5/kT आता तो उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ता हमें? 5 में, ऐसे। और हर एक में वापस कितना जाता? 1/2
kT 1/2। ऐसे तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो लिखा हुआ है जिसे हम F बोलते हैं, क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। तो अगर मुझे किसी भी गैस की एनर्जी लिखनी हो, क्योंकि इसको मिला के कोई भी गैस हो सकती है, तो मोनो एटॉमिक के लिए हमें पता था इसलिए 3 लिख दिया। कोई भी गैस हो तो ये 3 क्या चीज है, मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ऐसा कोई सी भी गैस हो सकती है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्या मान लें, F मान लें। तो किसी भी गैस के लिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखें फॉर 1 मॉलिक्यूल तो कितना हो जाएगा, F/2 kT। यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल की जिस गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम F है। क्योंकि अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना होगा उतना यहाँ पे लिख देना। जैसे कि मोनो एटॉमिक गैस था तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 3 था, तो 3/2 kT आया था। अगर कोई डायटोमिक गैस तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 5 था, 5/2। तो अब कोई गैस है जनरल करना चाहूं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो क्या हो जाएगा, F/2 kT। तो जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा आप यहाँ पे लिख देना। किसकी एनर्जी आ जाती है हमारे पास, 1 मॉलिक्यूल की, 1 मॉलिक्यूल। किसके लिए लिखा, 1 मॉलिक्यूल के लिए लिखा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखूं F/2 RT तो ये किसके लिए हो जाएगी, 1 मोल गैस के लिए, हमें पता है। उसी तरीके से अगर मैं इसे n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये गैस किसके लिए हो जाएगी, n मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इस तरीके से हमसे किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी पूछे, 1 मोल के लिए पूछे और n मोल गैस के लिए अगर एनर्जी पूछता है और हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो हम डायरेक्ट उसकी एनर्जी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी भी यही होगा। और अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था अगर किसी की इंटरनल एनर्जी पूछे तो भी फॉर्मूला यही होगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी भी लिख सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। और यही हमारे पास क्या होता है, मैक्सवेल का इक्विपार्टीशन लॉ। इक्विपार्टीशन लॉ का मतलब है कि जो टोटल एनर्जी है उसके पास जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उन सब डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल डिवाइड हो जाता है। इसलिए इसे क्या बोला गया, इक्विपार्टीशन लॉ बोला गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ उनके बारे में पढ़ेंगे और वहीं से कुछ न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करना स्टार्ट करेंगे।